अरे अर्पिता बेटा, देख कौन है दरवाजे पर। माँ दीप्ति बुआ आई है। अर्पिता की आवाज़ सुनकर सुरेखा दौड़कर दरवाजे पर पहुंची। अरे दीप्ति, तुमने तो हमें सरप्राइज़ दे दिया, फ़ोन भी नहीं किया। भाभी, इस बार मैंने सोचा कि आप सबको सरप्राइज़ दे दूं, कहकर दीप्ति हंसने लगी। अर्पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आखिर उसकी चहेती बुआ जो आई थी। सुरेखा जल्दी जल्दी खाने पीने की तैयारी में जुट गई थी। दीप्ति आज पहली बार अपने पति वरुण के साथ मायके आई थी। पहली बार उसकी विदाई कराकर यशपाल दीप्ति के भाई लेकर आए थे। आज पहली बार शादी के बाद वरुण अपने ससुराल आए थे। सुरेखा जल्दी से चाय नाश्ता देने के बाद खाने की तैयारी में जुट गई। अरे भाभी लाओ कुछ, मैं भी तुम्हारी मदद कर दूं। रहने दे दीप्ति, मैं कर लूँगी, तू जा नंदोई जी के साथ बैठ, वो अकेले बोर हो जाएंगे। वो भाई से बातें कर रहे हैं, मैं तो आपके साथ बैठकर बातें करना चाहती हूँ। ठीक है बैठ, कहकर सुरेखा हंसने लगी। खाने पीने के बाद अर्पिता जिद करने लगी कि बुआ फिल्म देखने चले। सुरेखा ने अर्पिता को डांट दिया, अभी तो बुआ आई है और तुम उसे परेशान करने लगी। प्लीज़ बुआ चलो ना। दीप्ति बोली, चलो भाभी आप भी तैयार हो जाओ। सुरेखा ने कहा, नहीं दीप्ति तुम लोग जाओ, मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं। दीप्ति और अर्पिता वरुण के साथ फिल्म देखने चले गए। सुरेखा तो बहुत परेशान थी कि अचानक से दीप्ति और वरुण आ गए। उनकी विदाई की व्यवस्था कैसे करेगी। यशपाल की माली हालत अच्छी नहीं थी। 5 महीने पहले ही दीप्ति की शादी की थी। ये उसका शादी के बाद अपने पति के साथ पहली बार आना हुआ है मायके में। यशपाल अकेले कमाने वाला, बूढ़ी माँ है, पिता का स्वर्गवास हुए 10 साल हो गए हैं। दीप्ति की शादी के खर्च के बाद अब बेटी के एडमिशन कराने में काफ़ी खर्च हुए। बेटा पहले से ही बाहर पढ़ाई कर रहा है। सुरेखा की परेशानी को देख यशपाल ने कहा, तुम परेशान मत हो, मैं कोई व्यवस्था करता हूँ। इतना कहकर यशपाल घर से बाहर निकल गया। दीप्ति और अर्पिता फिल्म देखकर आ गए। अर्पिता सुरेखा से लिपट कर बोली, माँ मज़ा आ गया, आप भी चलती तो और मज़ा आता। फूफा जी ने हमें खूब चीज़ें खिलाई और ये देखो मुझे मेरी पसंद की ड्रेस भी दिलाई। देखो तो कितनी सुंदर है। ड्रेस को देखकर सुरेखा अर्पिता पर बहुत नाराज़ होने लगी। इतनी महंगी ड्रेस लेने की क्या ज़रूरत थी। तुझे कब अक्ल आएगी अर्पिता। सुरेखा की डांट सुनकर अर्पिता का मुंह उतर गया। उसका उतरा हुआ मुंह देखकर दीप्ति ने कहा, क्या भाभी आप भी ना बच्ची है, ड्रेस दिला दिया तो क्या हुआ, आखिर मैं इसकी बुआ हूँ। वो सब तो ठीक है दीप्ति, मगर इतनी महंगी ड्रेस नहीं देनी चाहिए थी, इसकी आदत बिगड़ जाएगी। तभी वरुण ने कहा, अरे भाभी जी बस 4,000 की ही तो है, अब इससे सस्ती ड्रेस तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। सुरेखा चुप हो गई मगर मन में सोचने लगी, अगर ये इनको सस्ती लग रही है तो महंगी किसको कहते होंगे। सुरेखा की चिंता और बढ़ गई। तभी यशपाल आ गए। सुरेखा ने कमरे में ले जाकर पूछा, पैसों का इंतजाम हुआ कि नहीं। हो गया है, तुम परेशान मत हो, बस अब अच्छे से इनकी विदाई कर दें तो जान में जान आए। सुरेखा ने सुबह जल्दी से नाश्ता कराने के बाद खाने की आधी तैयारी करके बाजार के लिए निकल गई। दोनों की विदाई की खरीदारी करके आ गई। आते ही खाने पीने की तैयारी में जुट गई। दीप्ति ने आकर कहा, भाभी आप क्यों इतना परेशान हो रही हो, मैं कोई पराये थोड़ी हूँ, लाओ मैं तुम्हारी मदद कर दूँ। दोनों नंद भाभी बातें करते करते सब काम निपटा रही थी। सुरेखा ने कहा, दीप्ति कम से कम हफ्ते 10 दिन की तो छुट्टी होगी ही नंदोई जी की। अरे कहाँ भाभी, बहुत मुश्किल से 3 दिन की छुट्टी मिली है, परसों ही वापस चली जाऊंगी। अरे इतनी जल्दी, कम से कम 2-3 दिन और रुकती, ये तो कोई आना हुआ भला। अरे भाभी बहुत मुश्किल से आप आई हैं, अब 2 दिन तो ससुराल में भी रहना होगा ना। इस बार ठीक है पर अगली बार कोई बहाना नहीं चलेगा। सुरेखा ने नाराज़गी दिखाते हुए कहा, ठीक है भाभी पक्का, अगली बार मन भर कर रहूँगी, कहकर दीप्ति सुरेखा के गले से लिपट गई। सुरेखा प्यार से दीप्ति के सर को सहलाने लगी। सुरेखा बहुत भावुक हो गई और बोली, दीप्ति तुम हमेशा ऐसे ही रहना, कभी बदलना नहीं मेरी लाडो। ऐसे क्यों बोल रही हो भाभी, मैं क्यों बदलूंगी भला, ऐसा क्यों लगता है आपको। ऐसे ही कह रही थी, तुम इतने अमीर घर में गई हो, धन दौलत, इतने नौकर चाकर है, रानी जैसी रहती हो, इसीलिए लगता है कि कहीं। इतना कहकर सुरेखा चुप हो गई। दीप्ति बोली, भाभी आपने मुझे माँ की तरह पाला है,
क्या कोई बेटी अपनी माँ को भूल सकती है? चल तुझे मैं तेरे लिए जो सामान लेकर आई हूँ दिखा दूँ। सुरेखा दीप्ति का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गई और दीप्ति को सब सामान खोलकर दिखाने लगी। अरे भाभी, आपको इतना खर्च करने की क्या ज़रूरत थी? अभी तो आप लोगों ने शादी के समय जो कर्ज लिया है वही अभी चुकता नहीं हुआ है, और अब ये सब क्या ज़रूरत थी? अरे दीप्ति, नंदोई जी पहली बार आए हैं, अच्छे से विदाई तो करनी चाहिए। तू परेशान क्यों होती है मेरी लाडो? आज सुबह से ही सुरेखा दीप्ति की विदाई की तैयारी में लगी थी। नाश्ता खाना करने के बाद विदाई की रस्म पूरी करने में लगी हुई थी। सुरेखा ने दीप्ति और वरुण का टीका किया, शगुन दिया और फिर कपड़े देकर बोली, आशा करती हूँ कि आपको पसंद आएंगे, और बोली, हमसे कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा करिएगा। दीप्ति बोली, अरे भाभी ऐसा मत बोलो, आपने तो इतना किया है, कमी किस बात की? तभी वरुण ने तपाक से कहा, अरे दीप्ति, ये तो इनका फर्ज है, कमी की क्या बात है? भाभी मैं तो बस शगुन समझ कर ले रहा हूँ। दीप्ति तो जानती है कि मैं इस तरह के कपड़े पहनता ही नहीं हूँ। ये सुनकर दीप्ति एकदम से चुप होकर सुरेखा को देखने लगी। सुरेखा की आंखों में आंसू आ गए। भारी मन से बोली, थोड़ा इस समय दिक्कत चल रही है नंदोई जी, जितना हो सका हमने किया, स्वीकार कर लीजिए। सुरेखा और यशपाल दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। दीप्ति बोली, अरे भाभी ये मजाक कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वरुण सारे सामान को छोड़कर बाहर निकल गया। दीप्ति भारी मन से सुरेखा और यशपाल से विदा लेकर वापस चली गई। सुरेखा अंदर आकर जोर जोर से रोने लगी। यशपाल उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, पर खुद भी बहुत दुखी था वरुण के व्यवहार से। वरुण एक पैसे वाले परिवार से ताल्लुक रखता था। उसके पिता जाने माने कपड़े के व्यापारी थे। वरुण 2 भाई और 1 बहन है। वरुण अपने माता पिता की सबसे छोटी संतान है। वरुण अपनी जिससे एक कंपनी में नौकरी करने लगा था, जबकि उसके परिवार वाले चाहते ही नहीं थे कि वरुण नौकरी करे। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, नौकर चाकर ऐसो आराम में पला बड़ा है। वरुण जिसको नौकरी करने के बावजूद उसके पिता उसे हर महीने रुपए भेजते हैं। नौकरी तो वरुण केवल मज़े के लिए करता है, क्योंकि उसे एक जगह बंद कर बैठना पसंद नहीं है। पैसों की कीमत बिल्कुल भी नहीं समझता है। वरुण के पिता एक अच्छे व्यापारी तो हैं, मगर किसी की मदद करना उनकी फितरत नहीं है। दीप्ति को उन्होंने एक शादी में देखा था। उसकी सुंदरता उनको बहुत ही ज़्यादा भा गई थी, लेकिन शादी में दहेज की खूब मांग की। यशपाल ने भी अपनी इकलौती बहन की खुशियों के लिए किसी भी चीज़ में समझौता ना करते हुए जी खोलकर खर्च कर दिया शादी में, अपनी हैसियत से भी ज़्यादा, बस इसी आशा में कि उसकी बहन सदा खुश रहे। मगर आज वरुण के इस व्यवहार से काफ़ी आहत हो गया था और कहने लगा कि सुरेखा, तुम सही कहती थी कि शादी हमेशा अपनी बराबर वाले में ही करनी चाहिए। मैंने अपनी हैसियत से बहुत ज़्यादा के सपने देख लिए, जिसे अब शायद कभी निभा नहीं पाऊंगा। सुरेखा ने कहा, आप दुखी मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। उधर दीप्ति वरुण के व्यवहार से काफ़ी दुखी थी, मगर करती भी क्या। जब से शादी के बाद अपने ससुराल में सिर्फ पैसे का रुतबा और पैसे की भाषा देखा सुना है। यहाँ आपसी प्रेम कम, पैसों से प्रेम ज़्यादा करते हैं। वो ये भी जानती थी कि यहाँ उसकी बात को कोई महत्व नहीं देगा। इसी कारण उसने वरुण को समझाना व्यर्थ समझा। अब तो धीरे धीरे उसे अपने मायके का मोह भी खत्म करना पड़ा, क्योंकि वरुण ने सीधे मना कर दिया था कि तुमको जाना हो तो जाओ, मुझे कभी मजबूर नहीं करना, मैं वहाँ जाने वाला नहीं। दीप्ति की माँ का देहांत हो गया था, तब भी दीप्ति को अपने ड्राइवर के साथ भेज दिया था। दीप्ति ने सबसे यही बहाना बनाकर बताया कि वो बहुत ज़रूरी काम की वजह से नहीं आ पाए। सुरेखा और यशपाल तो समझ गए थे कि वरुण अब आना नहीं चाहते हैं। माँ के जाने के बाद तो अब दीप्ति का मायके में लगभग आना ही बंद हो गया था। अब दीप्ति कभी कभी फ़ोन से ही बात कर लेती थी। सुरेखा जब भी आने को कहती, दीप्ति कुछ न कुछ बहाना बना देती और दुखी होकर सोचने लगती कि कब तक वो अपने भाई भाभी से झूठ बोलती रहेगी। सभी अपनी अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गए। 1 साल के बाद दीप्ति के घर किलकारी गूंजी। सुरेखा और यशपाल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। खुशी खुशी जाने की तैयारी में जुट गए। भांजे के लिए ढेरों सामान लेकर पहुंच गए मिलने, मगर शायद दीप्ति के ससुराल वालों को अच्छा नहीं लगा। बस दीप्ति की सास ने ही उनसे बातचीत की। सुरेखा और यशपाल को काफ़ी दुख पहुंचा और वो भारी मन से वहां से चले आए,
क्योंकि कानपुर से उन्नाव जिले की दूरी कोई ज़्यादा नहीं थी, तो इन लोगों ने रुकना उचित नहीं समझा और कोई रोकने वाला भी नहीं था सिवाय दीप्ति की सास के। देखते देखते समय अपने पंख लगाकर उड़ गया। आज यशपाल के बेटे रोहन का प्लेसमेंट एक छोटी कंपनी में हो गया है। सभी इसी बात से खुश हैं कि इस महामारी में अगर नौकरी मिल गई है तो समझो बहुत खुशकिस्मत है रोहन। रोहन को दिल्ली में नौकरी ज्वाइन करना है। रोहन खुशी खुशी दिल्ली के लिए चला गया। अर्पिता का भी बीटेक फाइनल ईयर है, उसका भी प्लेसमेंट शुरू हो गया था। उम्मीद थी कि उसको भी कहीं न कहीं नौकरी मिल जाएगी। अर्पिता के कॉलेज में दीपावली की छुट्टी हो गई थी। पूरा परिवार इकट्ठा हुए। यशपाल ने सुरेखा से कहा कि अब अर्पिता की शादी के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। यशपाल ने कहा कि मेरी नज़र में 2-3 रिश्ते भी हैं, अगर तुम कहो तो बात शुरू करें। सुरेखा ने कहा, अभी तो हमने दीप्ति की शादी के लिए जो कर्ज लिया है वही अभी चुकाना बाकी है, तो अब हम अर्पिता की शादी के लिए और कर्ज कैसे लेंगे और कैसे उतारेंगे। सुरेखा, शादी तो हमें करनी ही है, आज नहीं तो कल। ये समस्या तो आनी ही है, और अगर अच्छा रिश्ता हाथ से निकल गया तो मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और फिर तुरंत शादी हो ही कहाँ रही है। सुरेखा ने एक लंबी सांस लेकर कहा, ठीक है, जैसा आप ठीक समझे। यशपाल ने सुरेखा से कहा, क्यों ना हम लोग इसी समय बातचीत की शुरुआत करें। दिन भी अच्छे चल रहे हैं और बच्चों की छुट्टी भी है। सुरेखा ने कहा, ठीक है, आप उनसे कल ही बात कर लीजिए। दूसरे दिन यशपाल ने लड़के वालों से बातचीत शुरू की। वो लोग भी अर्पिता को देखने के लिए तैयार हो गए। यशपाल ने सुरेखा से कहा कि कल ही वो लोग अर्पिता को देखने आने वाले हैं। सुरेखा ने अर्पिता को बुलाया और कहा कि बेटा, कल तुम्हें लड़के वाले देखने आने वाले हैं, अच्छे से तैयार हो जाना, तुम अपनी तैयारी कर लो। अर्पिता ये सब सुनकर भड़क उठी, बोली, मम्मी मुझे अभी शादी वादी नहीं करनी है, मुझे पहले नौकरी करनी है, फिर शादी के बारे में सोचूंगी। सुरेखा ने कहा, अरे बेटा, नौकरी करने से कौन रोक रहा है, मगर अच्छे रिश्ते जल्दी नहीं मिलते हैं, और फिर कहाँ तुरंत शादी हो रही है। अभी तो बस एक दूसरे को देख समझ लो, सब ठीक ठाक रहेगा तभी तो सब बात शादी तक पहुँचेगी। सुरेखा के काफ़ी समझाने पर अर्पिता तैयार हो गई। दूसरे दिन सुबह से ही सुरेखा तैयारियों में जुट गई। शाम को 4 बजे लड़के वाले आ गए। नाश्ता करने के बाद अर्पिता को देखने दिखाने का कार्यक्रम शुरू हुआ। अर्पिता काफ़ी नर्वस थी। लड़के वालों को अर्पिता बहुत पसंद आई। अब भाई बच्चे आपस में बातचीत कर ले तो अच्छा है, नितिन की माँ ने कहा। नितिन और अर्पिता दोनों ऊपर टेरेस पर चले गए। दोनों काफ़ी देर बातें करते रहे। दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी प्रभावित हुए। मौका देखकर अर्पिता ने कहा कि मैं नौकरी करना चाहती हूँ। नितिन ने कहा, बिल्कुल ज़रूर करिए, हम लोगों को कोई ऐतराज़ नहीं है। तभी नितिन की माँ ने कहा, आपकी बेटी हम सबको बहुत पसंद है, अब आगे की तैयारी की जाए, शुभ मुहूर्त देखकर सगाई की रस्म अदायगी कर दी जाए। यशपाल ने कहा, शुभ कार्य में देरी क्यों, दीपावली के दिन हम लोग दोपहर में कार्यक्रम रखते हैं, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो। सभी ने कहा, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अब हमें आज्ञा दीजिए। सब तैयारी भी तो करनी है, और सभी लोग अपने घर को रवाना हो गए। अर्पिता ने सगाई की बात पर यशपाल से कहा कि ये सब क्या है पापा, आपने तो कहा था कि बस देखने आएंगे, अभी ये सगाई की बात कहाँ से आ गई। यशपाल ने कहा, बेटा, इतना अच्छा रिश्ता है, कैसे मना करे, बस वो लोग सगाई करना चाहते हैं, शादी तो हम अगले साल ही करेंगे बेटा। सगाई की रस्म पूरी हो जाएगी तो हम सबको कोई चिंता नहीं रहेगी। अर्पिता मन महसूस कर रह गई, आखिर बोले भी तो क्या। नितिन से बातें करने के बाद उसे कुछ संतोष था कि उसको नौकरी करने से कोई रोकेगा नहीं। नितिन तो खुद चाहता है कि मैं नौकरी करूं। इन्हीं सब ख्यालों में खोई अर्पिता की आंख कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह सुरेखा ने आवाज़ लगाई तो अर्पिता की आंख खुल गई। सुरेखा ने कहा, बेटा, जल्दी से सब काम निपटा कर बाजार भी चलना है, अंगूठी पसंद करना है और भी खरीदारी करनी है, तू जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जा। सभी लोग काम निपटाने में व्यस्त हो गए। दीपावली के 2 दिन पहले ही सारी खरीदारी करने के बाद सब ने मिलकर गिफ्ट पैक वगैरह की तैयारी कर ली थी। कोरोना के चलते बस घर के ही लोगों को आमंत्रित किया गया, बाहरी किसी भी व्यक्ति को नहीं बुलाया गया। एक तो कोरोना, दूसरे त्यौहार की वजह से कोई आना भी नहीं चाहता था।
वैसे भी लिमिटेड लोगों को बुलाने का आदेश भी जारी है, इसीलिए भीड़ भी नहीं करनी है। सुरेखा ने दीप्ति को फ़ोन किया और कहा कि तुम सबको सगाई में आना है। दीप्ति की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने कहा, आप वरुण के मम्मी पापा से बोल दीजिए। यशपाल ने तुरंत दीप्ति के ससुराल में फ़ोन किया और सभी को सगाई में आने का निमंत्रण दिया, मगर वरुण और उसके पिता ने कहा कि त्योहार है, घर छोड़कर नहीं आ सकते। यशपाल ने कहा, आप दीप्ति को भेज दीजिए, रोहन लेने आ जाएगा, परंतु वरुण आनाकानी करने लगा। यशपाल ने वरुण की मां से बहुत गुजारिश की कि दीप्ति इकलौती बुआ है, प्लीज आप उसे भेज दीजिए। वरुण की मां ने हाँ कर दिया। यशपाल और सुरेखा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत रोहन को दीप्ति को लाने के लिए तुरंत कानपुर भेज दिया। दीप्ति भी जल्दी जल्दी जाने की तैयारी में जुट गई थी। दीप्ति बहुत दिनों बाद आज अपने मायके आ रही थी, वो भी भतीजी की सगाई में काफ़ी उत्साहित थी। शाम तक रोहन दीप्ति को लेकर आ गया। अर्पिता की तो जैसे शिकायतें खत्म ही नहीं हो रही थी। दीप्ति ने कहा, कर ले जितनी शिकायत करनी है, जब जाएगी ससुराल तब पता चलेगा कि कैसे कैसे समझौते करने पड़ते हैं। अर्पिता चिढ़कर बोली, मैं तो अपने मन का करूँगी, देख लेना। दीप्ति हंसने लगी और बोली, जरूर देखूंगी मेरे लाडो। इस बात पर सब हंसने लगे। बातें करते करते रात के 1 बज गए। यशपाल ने कहा, क्या बात है, आज तो किसी को नींद ही नहीं आ रही है। सब सो जाओ, सुबह बहुत सारे काम हैं। मन मार कर सोने चले गए सब। सुबह सुबह ही सुरेखा ने सबको चाय के लिए उठा दिया और बोली, जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाओ, दोपहर में सगाई का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और अभी बहुत सी तैयारी बाकी है। दीप्ति ने कहा, भाभी सगाई घर में है कि मैरिज लॉन में? अरे दीप्ति, घर में दिक्कत होती, इसीलिए पास वाले मैरिज लॉन में बुकिंग है। बस हम सबको वहाँ चलना होगा, बाकी सब व्यवस्था लॉन वाले ही करेंगे। अरे भाभी, मेरी सगाई जहाँ हुई थी वहाँ क्यों नहीं बुक किया? दीप्ति, वो हाल बहुत महंगा पड़ रहा था और अभी तो शादी ब्याह में बहुत खर्चा होगा, बस इसीलिए। मुझे तो पता है अभी तेरे भाई पर बहुत कर्ज है चुकाने वास्ते। दीप्ति बोली, अरे भाभी, शादी की चिंता क्यों करती हो? मैं वरुण से कहूँगी कि पापा जी से कुछ मदद करने के लिए कहे। आखिर अर्पिता की मैं बुआ हूँ, इतना तो बनता है, मेरा अधिकार है। सुरेखा को दीप्ति की बातों से तसल्ली तो बहुत हुई, मगर बोली कि आनंदोई जी हमारी मदद करने को तैयार हो जाएंगे। दीप्ति बड़े विश्वास से बोली, क्यों नहीं करेंगे भाभी, जरूर करेंगे। सुरेखा को दीप्ति की इस बात से बहुत तसल्ली हुई। फिर सब सगाई की तैयारी में जुट गए। सुरेखा ने कहा, दीप्ति तुम अर्पिता को तैयार करो, मैं और काम देख लेती हूँ। सब लोग तैयार होकर जल्दी से मैरिज लॉन में पहुँचो, मैं जा रहा हूँ, लड़के वाले आ रहे होंगे, उनके स्वागत के लिए रोहन और मेरा होना जरूरी है। कहकर यशपाल और रोहन दोनों मैरिज लॉन चले गए। थोड़ी देर में सुरेखा और अर्पिता दीप्ति भी तैयार हो गए। सुरेखा ने अर्पिता को जैसे ही देखा बोल पड़ी, कितनी सुंदर लग रही है मेरी लाडो। दीप्ति तुनक कर बोली, तैयार किसने किया है भाभी? आखिर भतीजी है, मेरी सुंदर तो लगेगी ही ना। हाँ भाई हाँ, मेरी तो दोनों ही लाडो विश्व सुंदरी हैं। कहकर तीनों हंसने लगी। सुरेखा बोली, अब बातें बंद करो, जल्दी चलो, नहीं तो बहुत डांट पड़ेगी तुम्हारे पापा से। और तीनों मैरिज लॉन के लिए निकल गए। इनके पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही नितिन और उसके परिवार वाले भी आ गए। आओ भगत नाश्ता पानी के बाद छेका और फिर सगाई का कार्यक्रम शुरू हुआ। खूब हंसी ठिठौली करते हुए पूरा कार्यक्रम बीता। दोनों ही बच्चों ने खुशी के साथ इस कार्यक्रम को संपन्न किया। शाम को लक्ष्मी पूजन की वजह से जल्दी सब लोग एक दूसरे से विदा होकर अपने घर आ गए। घर आकर सब पूजा की तैयारी में जुट गए। शाम को खूब आनंद पूर्वक दिए जलाए और पटाखे जलाए। सबको आज डबल खुशी का आनंद आ रहा था। पड़ोसी बधाइयाँ देने लगे तो सुरेखा ने सबको मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। यशपाल और पूरे परिवार ने नितिन के परिवार को दीपावली की शुभकामनाएं दी और नितिन के पापा किशन जी ने आगे की बात करने के लिए समय मांगा। किशन जी ने कहा कि जब आप चाहें, अब तो हम संबंधी हैं, आपको आज्ञा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। यशपाल ने कहा, जी बस 2-3 दिन में हम आपसे मिलने आ रहे हैं। अच्छा जी, बिल्कुल आपका स्वागत है हमारे घर में। सुरेखा ने आवाज़ लगाई, चलिए सब लोग खाना लगा दिया है, और सब लोग खाने बैठ गए। दीप्ति खाने के समय भी अर्पिता को छेड़ने में लगी थी। प्लीज बुआ आप बस भी करो, कितना चिढ़ाएगी मुझे। इतना सुनते ही सब हंसने लगे।
दीप्ति बोली, कल मैं चली जाऊंगी तो सोचा सारी कसर आज ही पूरी कर लें। सब जोर से हंसने लगे, अर्पिता भी हंसने लगी। दूसरे दिन सुबह ही नाश्ता पानी करने के बाद रोहन दीप्ति को छोड़ने चला गया। यशपाल और सुरेखा 2 दिनों बाद नितिन के घर गए। सभी ने बहुत अच्छे से स्वागत किया। यशपाल ने बात आगे बढ़ाते हुए पूछा कि आपकी कोई डिमांड हो तो बता दीजिए हमें। किशन जी ने कहा, आपकी कृपा से हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। बस हमारी एक ही डिमांड है कि आप हमारे बारातियों का स्वागत अच्छे से करें और शादी किसी अच्छे मैरिज लॉन में करें। यहाँ थोड़ी जगह की कमी महसूस हो रही थी और हाँ, शादी भी हमें जल्दी ही करनी है। बस खरमास समाप्त होते ही जो पहला मुहूर्त निकलेगा बस उसी में कर देंगे। यशपाल थोड़ा परेशान हो गया। वो बोले, इतनी जल्दी? थोड़ा और समय मिल जाता तो हमें सहूलियत होगी। किशन जी ने कहा, मेरी भी मजबूरी है। नितिन को 1 साल के लिए विदेश जाना है। मैं चाहता हूँ कि उसके जाने से पहले शादी हो जाए, वरना शादी काफ़ी आगे बढ़ जाएगी। शादी ब्याह में ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरा अनुभव है, विचार भी है। यशपाल ने कहा, आपकी बात तो सही है, मगर इतनी जल्दी सारी तैयारियां कैसे संभव होंगी? किशन जी ने कहा, आप परेशान ना हो, मैरिज लॉन वाला मेरा परिचय वाला है, वो कोई दिक्कत नहीं होने देगा। यशपाल ने कहा, ठीक है, फिर हम अब विदा लेते हैं। बाकी की बुकिंग वगैरह की तैयारी करनी होगी, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत होती है। यशपाल और सुरेखा वापस आ गए। यशपाल को परेशान देखकर सुरेखा बोली, क्या बात है, कुछ तो बताइए मुझे। यशपाल बोला, इतनी जल्दी शादी की डेट पड़ रही है, कैसे मैनेज होगा? सबसे बड़ी समस्या तो पैसों की है। सुरेखा बोली, दीप्ति से बात करूं क्या? वो कह रही थी कि पैसों की ज़रूरत हो तो बताना भाभी, वरुण के पापा से कहकर व्यवस्था करवा देगी। अरे नहीं सुरेखा, वो लोग वैसे भी हमें पसंद नहीं करते और ये पैसे की बात कुछ उचित नहीं लगती है मुझे। अगर मना कर दिया तो खामखा हमें दुख होगा। सुरेखा ने कहा, एक बार कहने में क्या हर्ज है? कौन सा हम उनके पैसे मार लेंगे, एक ना एक दिन वापस कर ही देंगे। यशपाल ने कहा, ठीक है, मैं कल ही चला जाता हूँ दीप्ति के यहाँ। दीप्ति भी कुछ दिनों में दिल्ली जाने वाली है, उससे मिल भी लूँगा। ठीक है, जैसा आप ठीक समझे। यशपाल दूसरे दिन सुबह ही निकल गया। वरुण और उसके पापा से उसने पैसों की मदद के लिए कहा और बोला, मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्दी लौटा दूँ। वरुण के पापा ने कहा, यशपाल जी, मुझे उधार मांगने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। आपको अपनी व्यवस्था करके ही शादी के बारे में सोचना चाहिए था। इस कोरोना काल में वैसे भी बहुत नुकसान हुआ है व्यापार में, और अगर मैं सबको उधार देने लगा तो मेरा धंधा तो चौपट हो जाएगा। यशपाल बहुत अपमानित महसूस कर रहा था। फिर उठते हुए बोला, अब इजाज़त दीजिए, और वापस आ गया। सुरेखा ने यशपाल का उतरा हुआ चेहरा देखकर बोला, क्या हुआ, आप कुछ उदास लग रहे हैं? यशपाल ने वहां पर हुई सारी बात बताई। सुरेखा को भी बहुत बुरा लगा था। उसने दीप्ति को फ़ोन करके सारी बात बताई। दीप्ति भी बहुत दुखी हुई और बोली, भाभी, मैं दिल्ली जाने वाली हूँ, रोहन से कहिएगा कि वो मुझे आकर मिले। मैं वरुण से बात कर कुछ व्यवस्था करवाती हूँ। यशपाल ने कहा, कहीं वरुण को बुरा ना लगे। दीप्ति ने कहा, आखिर मेरा भी कुछ अधिकार है। रोहन दिल्ली पहुंचकर दीप्ति को मिलने पहुंचा। दीप्ति वरुण से अर्पिता की शादी में मदद करने को बोला। वरुण भी भड़क गया और बोला, पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, क्या पता हम दें, और उनकी औकात ही नहीं हो लौटाने की तो। तुम्हें अपने मायके के अलावा भी कुछ दिखाई नहीं देता कि नहीं? रोहन बाहर सब सुन रहा था। काफ़ी बुरा लगा उसे, वो बिना बोले ही वापस चला गया। दीप्ति ने कहा, आप इस तरह से मत बोलिए मेरे मायके वालों को, रोहन सुनेगा तो क्या सोचेगा? वरुण ने कहा, सोचता है तो सोचे, मुझे क्या। दीप्ति जल्दी से बाहर आई तो उसने देखा रोहन बिना बताए ही चला गया। दीप्ति को बहुत दुख हुआ। दीप्ति ने तुरंत रोहन को फ़ोन किया, मगर रोहन ने रिसीव नहीं किया। दीप्ति ने सुरेखा को फ़ोन किया और सारी बात बताई और माफ़ी मांगने लगी। सुरेखा ने कहा, माफ़ी क्यों मांग रही है? तूने प्रयास किया है, वो नहीं मान रहे तो तेरी क्या गलती? तू अपनी गृहस्थी में कोई दिक्कत नहीं डाल, हम लोग कोई व्यवस्था कर लेंगे, तू चिंता मत कर। सुरेखा ने यशपाल को सारी बात बताई। यशपाल ने कहा, शादी करनी है तो इंतजाम तो करना ही होगा। सुरेखा, देखो तुम्हारा फ़ोन आ रहा है। यशपाल ने कहा, हाँ देखती हूँ। रोहन बेटा बोल, क्या बात है? माँ, मुझे एक नई कंपनी में नौकरी मिल गई है और पैकेज भी बहुत अच्छा है।
ये तो बहुत खुशी की बात है, सुरेखा बोली। रोहन ने कहा अर्पिता की शादी तक काफ़ी पैसों की व्यवस्था हो जाएगी। पापा से कहो बिल्कुल भी परेशान ना हो। हाँ बेटा बिल्कुल, भगवान सब चाहेंगे तो अच्छा ही होगा। यशपाल ने सुना तो काफ़ी राहत महसूस किया उसने। फिर भी शादी में बहुत से खर्च होते हैं। अर्पिता अपने पापा मम्मी की परेशानी को देखकर उसने चुपके से नितिन को फ़ोन किया और कहने लगी कि आप शादी की डेट आगे बढ़ा दीजिए। नितिन ने पूछा कोई समस्या है क्या? अर्पिता ने संकोच करते हुए कहा कि जो समस्या है वो शायद आपको नहीं समझ आएगी। नितिन झट से बोला रुपयों पैसों की समस्या है ना। अर्पिता चुप हो गई। नितिन ने कहा अर्पिता मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। नितिन ने तुरंत अपने मम्मी पापा से बात की। किशन जी एक सुलझे हुए इंसान है। उन्होंने तुरंत फ़ोन करके यशपाल और सुरेखा को अपने घर बुलाया। दोनों बहुत घबरा गए कि कहीं कुछ डिमांड तो नहीं करने वाले हैं। दोनों जल्दी से तैयार होकर किशन जी के यहाँ पहुँचे। दोनों को परेशान देखकर किशन जी मुस्कुरा दिए और बोले घबराइए नहीं आप लोग, बस आपसे मिलने की इच्छा हुई इसीलिए बुला लिया। पहले आप चाय नाश्ता करिए। सभी ने चाय पी। किशन जी ने कहा देखिए यशपाल जी, अब हम संबंधी बन रहे हैं, इसीलिए आपकी इज्जत हमारी इज्जत है। हमें पता चला है कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसीलिए हम थोड़ी मदद करना चाहते हैं आपकी, अगर आप लोगों को बुरा ना लगे तो। यशपाल ने कहा आपसे कैसे मदद ले सकते हैं हम? आप लड़के वाले हैं, हमें तो देना चाहिए, ले कैसे सकते हैं? क्यों नहीं ले सकते? किशन जी ने कहा देखिए मैरिज लोन को केवल आप नहीं, हम दोनों मिलकर बुकिंग करते हैं। आपका आधा खर्च बच जाएगा। मैं अपने बारातियों को कम नहीं कर सकता, मगर खाने पीने में भी मैं आधा खर्च करूँगा। मैं अलग से रिसेप्शन देने वाला था, अब मैं इसी में कर दूँगा, तो आपको इससे भी राहत मिलेगी। रहा व्यवहार का तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं, बस आप सिर्फ मेरे परिवार को भी जो व्यवहार करना है वो करिएगा, बाकियों का हम खुद निपट लेंगे। उन्हें ये बोलकर कि सबका एक साथ ही मुझे दे दिया गया है। जैसे जैसे किशन जी बोल रहे थे, यशपाल और सुरेखा दोनों ही आश्चर्य से उन्हें देख रहे थे। किशन ने कहा अब और भी कोई दिक्कत तो रही नहीं, तो बताइए मुझे। यशपाल ने कहा आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं मुझसे? किशन जी हंसकर बोले अरे भाई, अर्पिता अब मेरी बहू बनने वाली है और अपनी बहू के घर वालों को दुखी करके हम अपनी खुशियां मनाएं, ऐसा भला कैसे हो सकता है? यशपाल और सुरेखा की आंखों में आंसू आ गए। दोनों ही हाथ जोड़कर कहने लगे कि मेरी बेटी बहुत ही भाग्यशाली है कि उसको इतना अच्छा परिवार मिला, हम धन्य हो गए। किशन जी ने यशपाल को गले लगाकर कहा कि हाथ मत जोड़िए, बस खुशी खुशी बेटी की शादी की तैयारी करिए। यशपाल और सुरेखा उनसे विदा लेकर अपने घर आ गए। उनके आने पर अर्पिता ने पूछा पापा क्यों बुलाया था आपको? सुरेखा बोली अरे मेरी लाडो, तू तो बहुत भाग्यशाली है, इतना अच्छा ससुराल मिला है तुझे, हम तो धन्य हो गए। अर्पिता बोली ऐसा क्या हुआ है मम्मी जो आप ये सब बोल रही हैं? सुरेखा ने वहाँ की सारी बात बताई और फिर बोली कि आखिर उन्हें हमारी परेशानी के बारे में पता कैसे चला? अर्पिता चुप थी। सुरेखा बोली अर्पिता कहीं तुमने नितिन से कुछ कहा तो नहीं? अर्पिता ने नितिन से हुई सारी बात बताई और बोली नितिन जी ने मेरी परेशानी कितने अच्छे से दूर कर दी है ना मम्मी? बिल्कुल सही कहा लाडो, नितिन और उनके परिवार वाले बहुत ही अच्छे विचारों वाले हैं। हमें खुशी है तुझे इतना अच्छा परिवार मिला है। सुरेखा अर्पिता की बलाएं लिए जा रही थी। आज यशपाल को बहुत राहत महसूस हो रही थी। शादी के लगभग आधे खर्चे कम हो गए थे। अब तो रोहन की तनख्वाह भी काफ़ी अच्छी हो गई थी, तो थोड़ी चिंता से और मुक्ति मिल गई थी। दिन बीतते देर नहीं लगती, 2 महीने बाद ही अर्पिता की शादी की डेट पड़ गई और ज़ोर शोर से तैयारी चल रही थी। अर्पिता ने अपनी माँ को फ़ोन कर बताया कि उसका प्लेसमेंट एक अच्छी कंपनी में हो गया। सभी लोग खुशी से झूम उठे। दोनों परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई। शादी के दिन भी बिल्कुल नज़दीक आ गए थे। यशपाल ने कार्ड बांटने शुरू कर दिए थे। रोहन को दीप्ति के यहाँ कार्ड देने को बोला गया। रोहन कार्ड लेकर दीप्ति के यहाँ गया। दीप्ति ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि मैं पूरी कोशिश करूँगी आने की। रोहन बोला कोशिश करेंगी मतलब आप नहीं आ रही हैं क्या? दीप्ति दुखी होते हुए बोली मेरे ससुर जी की हालत बहुत ख़राब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, काफ़ी सीरियस हैं।
ऐसे में मैं क्या कहूँ, मैं आ पाऊँगी कि नहीं। रोहन बोला, बुआ आपको ज़रूर आना है, नहीं तो अर्पिता को बहुत दुख होगा। दीप्ति रोआसी हो गई, रूंधे गले से बोली, मैं कोशिश करूँगी आने की। रोहन कार्ड देकर वापस आ गया और उसने सुरेखा को फ़ोन करके पूरी बात बताई। सुरेखा ने तुरंत दीप्ति को फ़ोन किया और हाल चाल पूछने लगी। दीप्ति ने सारी बात बताई। सुरेखा ने कहा, ठीक है, अपना ख्याल रखना और जैसा होगा बता देना। ठीक है भाभी, इतना कहकर दीप्ति ने फ़ोन काट दिया। 2 दिन बाद ही दीप्ति के ससुर जी का देहांत हो गया। यशपाल को सूचना मिलते ही कानपुर रवाना हो गया। अंतिम संस्कार के बाद यशपाल दीप्ति से मिलने गया तो दीप्ति से बोला, दीप्ति, वरुण और तुम्हारे जेठ जी के बीच कोई अनबन चल रही है क्या? दीप्ति ने बहाना करके कहा, नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। यशपाल ने कहा, कोई बात नहीं है तो अच्छी बात है, अब मैं चलता हूँ, कोई दिक्कत होगी तो ज़रूर बताना। इतना कहकर यशपाल वापस आ गया। सुरेखा को बोला, पता नहीं क्यों मुझे लगता है दीप्ति मुझसे कुछ छुपा रही है, कुछ चल रहा है उसके यहाँ। शादी के 1 सप्ताह पहले यशपाल ने दीप्ति को फ़ोन किया और बोला, रोहन को भेज रहा हूँ, तुम आ जाओ उसके साथ। दीप्ति ने कहा, भैया मैं नहीं आ पाऊँगी। यशपाल ने कहा, अब तो 13वीं और बरसी की रस्म पूरी हो गई है, अब तो आ सकती है तू। दीप्ति बोली, कुछ नहीं, बस रोने लगी। दीप्ति के रोने से यशपाल व्याकुल हो उठा। अब क्या बात है दीप्ति, बता तो सही। दीप्ति बोली, बस समझ लो कि हमारी ज़िंदगी में अंधेरा हो गया, और फ़ोन काट दिया। यशपाल ने सुरेखा से कहा कि मैं दीप्ति से मिलने जा रहा हूँ, मुझे लगता है वो लोग किसी मुसीबत में हैं। यशपाल तुरंत सामान रखकर कानपुर के लिए निकल पड़ा। सुरेखा ने दीप्ति को सूचना दी तो दीप्ति ने कहा, भाभी हम लोग दिल्ली में हैं। सुरेखा ने यशपाल को फ़ोन किया और बताया कि आप दिल्ली जाओ, दीप्ति कानपुर में नहीं है। यशपाल सीधे दिल्ली निकल गया। दीप्ति ने यशपाल को देखते ही रोना शुरू कर दिया। यशपाल ने कहा, वरुण कहाँ हैं? भैया वरुण हॉस्पिटल में भर्ती हैं। यशपाल ने कहा, क्या हुआ है वरुण को? दीप्ति ने बताना शुरू किया, भैया हमारे जेठ जी ने पापा और वरुण के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। उन्होंने धोखे से सब कुछ अपने नाम कर लिया, घर, व्यापार, सब कुछ। इसी कारण ससुर जी को अटैक आया था और वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए। और अब वरुण को जब पता चला कि इनके नाम कुछ भी नहीं है तो वरुण को काफ़ी मानसिक आघात पहुंचा है, उनको भी एडमिट कराना पड़ा। वरुण कभी भी पैसों की कीमत नहीं समझते थे, बस कहते थे कि पापा हैं तो क्या गम है। जो थोड़ा बहुत बचाया था वो पापा के इलाज में लग गया। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। यशपाल ने कहा, मेरे रहते हुए तुझे सोचने की क्या ज़रूरत है लाडो, चलो हॉस्पिटल। हॉस्पिटल पहुंचकर यशपाल ने डॉक्टर से बात करके वरुण को अपने साथ ले जाने के लिए राजी कर लिया। डॉक्टर ने उन्नाव के ही एक अच्छे डॉक्टर का कॉन्टैक्ट नंबर दिया। यशपाल वरुण और दीप्ति को लेकर उन्नाव पहुंचा और एडमिट कराया। दीप्ति अपने बच्चे के साथ घर आ गई। यशपाल के दोस्त और पड़ोसियों ने इस बीच बहुत मदद की। रोहन और अर्पिता के परिवार वालों ने शादी का अरेंजमेंट संभाल लिया। शादी के 1 दिन पहले डॉक्टर ने 1 दिन के लिए वरुण को घर आने की इजाज़त दी, मगर पूरी हिदायत के साथ शादी धूमधाम से संपन्न हुई। अर्पिता अपने ससुराल चली गई। इधर वरुण को अपने इलाज के खर्च की चिंता सता रही थी। 1 हफ्ते बाद वरुण को डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया। वरुण ने पूछा, नर्स कितना बिल बना है? नर्स ने कहा, आपके बिल का पेमेंट हो गया है। वरुण ने पूछा, किसने किया? नर्स बोली, मिस्टर यशपाल ने। तब तक यशपाल आ गया वरुण को घर ले जाने के लिए। घर पहुंचकर वरुण ने कहा, भैया मैं दिल्ली जाना चाहता हूं। यशपाल ने कहा, पहले आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाइए, फिर चले जाइएगा। वरुण ने कहा, नहीं भैया, मैं और आप पर बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। वैसे भी मेरे कारण आपका बहुत खर्च हो गया है, मैं धीरे धीरे चुकाने की कोशिश करूँगा। यशपाल ने कहा, अरे वरुण, कौन सा कर्ज चुकाने की बात कर रहे हैं? दीप्ति मेरी बहन है और बहन अगर कष्ट में हो तो भाई कभी खुश रह सकता है भला। वरुण ने एकदम से यशपाल के पैर पकड़ लिए। मुझे माफ़ कर दीजिए भैया, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने आप लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, इसीलिए मुझे ईश्वर ने ऐसी सज़ा दी। मुझे अपने पापा के पैसे पर बड़ा गुरूर था। मैंने कभी रिश्ते और पैसे की कीमत नहीं समझी। आज मेरे खून मेरे भाई ने ही हमको
इतना बड़ा धोखा दिया और एक आप हैं, जिससे मेरा खून का रिश्ता ना होते हुए भी मेरे लिए इतना किया, जबकि आप बेटी की शादी कर रहे हैं। कहाँ से और कैसे किया होगा आपने? कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा आपको। यशपाल ने कहा, रोहन के दोस्त और हमारे समधी जी ने मदद की है। आप खुद को दोषी ना मानिए, ये सब समय की बात है। सब दिन एक समान नहीं रहते। आज दुख है तो कल फिर से सुख आएगा। यशपाल ने वरुण को गले लगा लिया। दीप्ति और सुरेखा ने ये महसूस किया कि आज एक नए वरुण का जन्म हुआ है, जिसे वक्त के थपेड़ों ने जीवन का और रिश्तों का मतलब समझा दिया था। ये दीप्ति के लिए वरदान से कम नहीं था। सच कहा गया है, पैसा हाथ का मैल है, कब साथ छोड़ दे कोई नहीं जानता। आज वरुण ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ गया था। इसीलिए हमें हमेशा अपने रिश्तों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि कब हमें हमारे रिश्तों की ज़रूरत पड़ जाए हमें पता ही नहीं चलता। वरुण ने तो कभी यह सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसके साथ ऐसा कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हमेशा अपने रिश्तों का सम्मान करें। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।